हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं गौरव चौधरी सीसी मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं, हम मैथ्स का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। और इसके पहले वीडियो के अंदर हमने संख्याओं में अंकों के मान पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनको हल करना सीखा था। इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे संख्याओं के प्रकार के बारे में और संख्याओं के प्रकार पर आधारित किस तरह के प्रश्न जो हैं वो हमसे परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं। यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप सीसी मंत्रा के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज परचेज करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से हमारे सीसी मंत्रा के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है संख्याओं के प्रकार पर आधारित प्रश्नों के बारे में। तो सबसे इन प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें संख्याओं के प्रकार को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। और मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में इसको समझाने का प्रयत्न करूंगा और किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको इस क्लास के अंदर सॉल्व करवाऊंगा। तो देखिए, संख्याओं के प्रकार, और इंग्लिश में अपन कह सकते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये नंबर सिस्टम जो है ये मैथ्स का एक बेसिक टॉपिक है और इस टॉपिक से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक पे यदि आपकी कमांड है तो आगे के टॉपिक आपके लिए इजी हो जाते हैं, कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं और ये टॉपिक रीजनिंग में भी आपके बहुत काम आता है। तो सबसे पहले हम जिन संख्याओं की बात करेंगे वो है प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? प्राकृत संख्या, या फिर हम इसको कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या। और इंग्लिश के अंदर इन्हें कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर्स। अब बहुत ही आसान भाषा के अंदर हम समझते हैं कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। अगर मैं कहूं बिल्कुल सरल भाषा में, तो वह संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है, वह संख्याएं जिनसे वस्तुओं की क्या की जाती है? गणना की जाती है। तो शॉर्ट के अंदर हम लिख लेते हैं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है। जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है उन संख्याओं को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्याएं कहा जाता है, जिनसे वस्तुओं की क्या की जाती है? गणना की जाती है। अब ये संख्याएं कौन कौन सी हैं? ये हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो ये संख्याएं जो होती हैं, इन संख्याओं को क्या कहा जाता है? इन संख्याओं को कहा जाता है प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। इनमें जीरो को शामिल नहीं किया जाता क्योंकि हम जीरो से किसी भी वस्तु की गणना जो है प्रारंभ नहीं करते। तो प्राकृत संख्याओं में और पूर्ण संख्याओं में यही एक बहुत बड़ा क्या है? फर्क होता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनको किससे डिनोट किया जाता है? इनके समुच्चय को हमेशा हम किससे डिनोट करते हैं? एन से। यानी कि हम ऐसे लिखते हैं एन इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5। तो ये संख्याएं जो हैं एक तरीके से कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? एन से प्रदर्शित किया जाता है। और एक प्रश्न यहाँ पर आपसे और पूछा जा सकता है कि सबसे पहली प्राकृतिक संख्या कौन सी है या फिर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो हमारा आंसर होगा
यहाँ पर एक एक जो है सबसे पहली, एक जो है वो सबसे पहली या सबसे छोटी क्या है, प्राकृत संख्या है। क्या है, प्राकृत संख्या है। तो अपन को ध्यान रखना है कि सबसे पहली और सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। तो सबसे पहली और सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है वो है एक। तो आपको प्राकृत संख्या का जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा। अपन को अपने कंसेप्ट को मजबूत करना है, और एक बार जब हमारा कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा तो हमारे लिए प्रश्न भी क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसलिए मैं आपको थियोरिटिकल कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, और इसी वीडियो में इससे रिलेटेड किस तरह के प्रश्न बनते हैं वो भी कराऊंगा मैं आपको। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपका कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। तो प्राकृत संख्याओं के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि वो संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है ना, आगे तक चलती रहेंगी। और प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को जो है को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। एक जो है वो सबसे पहली और सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। एक क्वालिटी और है, सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होती हैं। आप देख सकते हो किसी के आगे भी नेगेटिव का साइन नहीं लगा हुआ, तो सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होती हैं। तो ये दो चीजें जो हैं हमको याद रखनी है, और इनसे कभी कभार प्रश्न जो है परीक्षा के अंतर्गत डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए, तो कई बच्चे क्या करते हैं, शून्य के ऊपर निशान लगा के आ जाते हैं, तो वो गलत हो जाएगा आपका आंसर। सबसे छोटी और सबसे पहली प्राकृत संख्या जो है वो एक है, और सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। वस्तुओं की गणना की जाती है, इनके समुच्चय को किससे प्रदर्शित किया जाता है, n से प्रदर्शित किया जाता है। अब ये चीज आपके समझ में आ गई। अब आप देखिए नेक्स्ट, इसी के नीचे अपन समझेंगे दूसरी, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, इनको अपन इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। तो अगर प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में, अगर प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वो संख्याएं क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो पूर्ण संख्याओं के बारे में हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, जब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल कर लिया जाए। जब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में, जब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वो संख्याएं कौन सी संख्याएं बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं बन जाती है। तो जब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो वो संख्याएं कौन सी संख्याएं बन जाती है, वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती है। जैसे कि अपन ने यहाँ पर ऊपर लिखा था 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब अपन ने क्या करा, इनमें शून्य को भी शामिल कर लिया, तो ये कौन सी संख्याएं हैं, ये संख्याएं बन गई आपकी पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को किससे प्रदर्शित किया जाता है, W से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को किससे प्रदर्शित किया जाता है, W से प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान रखना है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को n से प्रदर्शित किया जाता है,
पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को W से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और क्या बन रहा है, सबसे पहली और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो हमारा आंसर होगा 0। तो सबसे पहली और सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो कौन सी संख्या है? 0। इस चीज को हमको ध्यान रखना है। तो ये देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या बना, यहाँ पर प्रश्न क्या बना था, सबसे पहली सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। ठीक है, सबसे पहली और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं हमसे परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहली पूर्ण संख्या पूछे तो 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे 0, सबसे पहली प्राकृत संख्या पूछे 1, सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछे 1। तो एक बार आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसके बाद हम जो बात करेंगे वो करेंगे पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। और उन्हें अपन इंग्लिश के अंदर कहते हैं इंटीजर नंबर्स। तो तीसरे नंबर पर कौन सी संख्याएं आ रही हैं? तीसरे नंबर पर जो संख्याएं आ रही हैं वो हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। तो प्राकृत संख्या अपन ने पढ़ ली, पूर्ण संख्या अपन ने पढ़ ली। अब कौन सी संख्याएं आ रही हैं? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंटीजर नंबर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटीजर नंबर्स कहा जाता है। अब इसकी क्या डेफिनेशन हम दे सकते हैं? इसकी डेफिनेशन जो है हम इस प्रकार से दे सकते हैं जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक व ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाए या दर्शाया जाता है तो इनसे बना समुच्चय जो है क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्याएं कहलाता है। यानी कि जब हम पूर्ण संख्याओं को धनात्मक व ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा क्या करते हैं? दर्शाते हैं, तो उन संख्याओं को हम कौन सी संख्याएं कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं शॉर्ट में, जब पूर्ण संख्याओं को जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक यानी कि पॉजिटिव व ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा धनात्मक व ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उन संख्याओं को कौन सी संख्याएं कहा जाता है? उन संख्याओं को कहा जाता है पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटीजर नंबर्स। तो भाई सबसे पहले देखो हमें 0 तो लिखना ही पड़ेगा। हमें क्या लिखना पड़ेगा? 0, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 शामिल होता है। अब 0 के इधर हम कौन सी संख्याएं लिखते हैं? धनात्मक। कौन सी संख्याएं लिखते हैं? धनात्मक संख्याएं लिखते हैं। और 0 के इधर हम कौन सी संख्याएं लिखते हैं? ऋणात्मक संख्याएं लिखते हैं। कौन सी संख्याएं? ऋणात्मक। तो ये संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं कहलाएगी? ये कहलाएंगी पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटीजर नंबर्स। ठीक है, और इंटीजर्स नंबर का जो समुच्चय होता है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। और इसी आधार पर हम जो भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं उनको दो आधार पर क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, 0 के इस तरफ जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उनको हम कहते हैं धन पूर्णांक। क्या कहते हैं? धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और 0 के उधर इनको हम कहते हैं ऋण पूर्णांक।
मैंने गलत लिख दिया। इनको हम कहते हैं ऋण पूर्णांक। क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स। और जीरो के उधर जो संख्याएं होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं धन पूर्णांक। इनको हम कहते हैं धन पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी कि इसको हम कह सकते हैं आई प्लस, इसको हम कह सकते हैं आई माइनस। तो इस तरीके से भी इनको प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने जीरो को ना तो नेगेटिव में लिया और ना ही पॉजिटिव में लिया, तो यहीं पर ही एक प्रश्न बन गया कि जीरो जीरो जो है पूर्णांक संख्याओं में शामिल तो है, यानी कि इसको हम इससे निकाल नहीं रहे, शामिल तो है, लेकिन लेकिन यह ना तो लेकिन यह ना तो ऋण पूर्णांक है और और ना ही धन पूर्णांक है, और ना ही धन पूर्णांक है। तो इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि पूर्णांक संख्याएं किसे कहा जाता है। और मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में तुरंत समझा देता हूं, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए, पहले हमको डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ना चाहिए, उसके बाद हमको उसको समराइज्ड करना चाहिए। ठीक है? तो हमने डिस्क्रिप्टिव वे में समझ लिया, अब बिल्कुल शॉर्ट में समझो। अगर आपसे पूछे कि भाई प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं, आपसे पूछे कि प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है? आपसे पूछे पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 1 2 3 4 5, क्योंकि इसके अंदर शून्य को क्या कर लिया जाता है? शामिल कर लिया जाता है। आपसे पूछें पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि इंटीजर नंबर्स क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? जब पूर्ण संख्याओं को ऋणात्मक और धनात्मक चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4, ये क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याओं को के समुच्चय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हम n से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को हम w से प्रदर्शित करते हैं, और पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को हम i से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? i से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमको 1 के बारे में ध्यान रखना है। 1 क्या है? सबसे छोटी और सबसे पहली प्राकृत संख्या। 0 क्या है? सबसे पहली और सबसे छोटी पूर्ण संख्या। फिर इसमें ये वाली जो संख्याएं होती हैं जीरो के लेफ्ट में जो होती हैं सॉरी जीरो के राइट में जो होती हैं, ये होती हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और ये कौन सी संख्याएं होती हैं? ये होती हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। अब जीरो जो है, ना तो ये धन पूर्णांक है और ना ही ये ऋण पूर्णांक है। तो एक तरीके से आपको ये तीनों प्रकार की संख्याएं जो हैं ये समझ में आ गई होंगी कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, और पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। और इनसे निकलने वाले प्रश्न क्या हैं? इसके समुच्चय को n से, इसके समुच्चय को w से, इसके समुच्चय को i से। सबसे पहली और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे पहली और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। ठीक है ना? 0 ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। और सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? धनात्मक, क्योंकि यहाँ पर किसी के भी आगे ऋणात्मक चिन्ह नहीं है। तो 3 तरह की संख्याएं जो हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, और इनसे बनने वाले प्रश्न भी आपको समझ में आ गए होंगे।
तो ये 3 तरह की संख्याओं का कंसेप्ट जो है ये क्लियर हो गया। अब आगे देखिए नेक्स्ट, फोर्थ में अपन बात करेंगे और फिफ्थ में अपन बात करेंगे सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सम संख्याएं और विषम संख्याएं, और ये तो सभी को आती भी होंगी। इनको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनको अपन इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स या इवन नंबर्स बोलते हैं। और इनको हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। इनको हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स। और इनकी बहुत ही इजी डेफिनेशन है, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं वो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? जो 2 से विभाजित यानी कि डिवाइड हो जाए। विभाजित का मतलब क्या होता है? डिवाइड। तो जो 2 से विभाजित हो जाए उन संख्याओं को कौन सी संख्याएं कहते हैं? उन संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं। और विषम संख्याएं जो 2 से जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो, जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो। तो यहां पर भी लिखना है जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। पूर्णतया यानी कि फुल्ली, है ना। तो जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है उन संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती उन संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। अब देखिए 2 में किस किस का भाग जा सकता है। अब मैं एग्जाम्पल लूं तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, यानी कि ये संख्याएं जो हैं ये 2 से क्या है? पूर्णतया विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। यानी कि इनमें 2 का भाग जो है वो पूरा पूरा चला जाएगा। ये 2 से पूरी पूरी तरीके से क्या हो जाएंगी? डिवाइड हो जाएंगी। तो जो संख्याएं 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाती हैं उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। और अगर मैं बात करूं विषम संख्याओं की तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये संख्याओं में 2 का भाग पूरी तरीके से नहीं जाएगा। ये 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होंगी। तो इन संख्याओं को हम कहते हैं विषम संख्याएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो अब आपको याद रखनी है। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है? सम संख्या का इकाई अंक, सम संख्या का इकाई अंक जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 होगा। सम संख्या का इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 0, 2, 4, 6, 8 होगा। यानी कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो संख्या मान के चलिएगा सम संख्या है। यानी कि हमको संख्याएं दे रखी हैं 4, 5, 6, हमको संख्या दे रखी है 4, 5, 8, हमको दे रखी है 3, 8, 0, 2, 3, 4। तो ये संख्याएं क्या हैं? सम संख्याएं हैं, क्योंकि इनका इकाई अंक क्या आ रहा है? 0, 2, 4, 6, 8 में से एक आ रहा है। तो जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है उन संख्याओं को हम सम संख्या कहेंगे। ये सम संख्याओं की पहचान है। और वैसे सम संख्या का अर्थ क्या होता है? कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए उन संख्याओं को सम संख्याएं कहा जाता है। उन संख्याओं को क्या कहा जाता है? सम संख्याएं कहा जाता है। वैसे ही आपको यहाँ पर बात ध्यान रखनी है, विषम संख्या का इकाई अंक, विषम संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 होगा। यानी कि ये विषम संख्या की पहचान है। जिन संख्याओं का
इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से होगा वो संख्या डेफिनेटली क्या होगी, विषम संख्या होगी। अब जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखी है 4, 5, 1, हमें दे रखा है 3, 6, 9, हमें दे रखा है 3, 5, 7, हमें दे रखा है 5, 7, 3। अब इन संख्याओं का जो इकाई अंक है ये क्या है, 1, 3, 5, 7, 9 में से एक है। तो जिन संख्याओं का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है वो संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं, क्योंकि वो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती। और जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं, क्योंकि वो 2 से पूर्णतया क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 तरह की संख्याएं जो हैं अपन लोग पढ़ चुके हैं। प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 n से प्रदर्शित करते हैं। एक सबसे पहली और सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 सबसे पहली और सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं हैं। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों से दर्शाया जाता है तो वो बन जाती हैं पूर्णांक संख्याएं। 0 ना तो धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक है। सम संख्याएं वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हों, सम संख्याएं हैं। और सम संख्याओं का इकाई अंक हमेशा 0, 2, 4, 6, 8 में से एक होगा। जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं हो वो संख्याएं विषम संख्याएं हैं। और विषम संख्याओं का इकाई अंक हमेशा 1, 3, 5, 7, 9 में से एक होगा। तो यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। 5 तरह की संख्याएं आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा भाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं, भाज्य संख्याएं। एक अभाज्य संख्याएं और एक सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अब भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, इनको अपन इंग्लिश के अंदर कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। अभाज्य संख्याएं को अपन क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। और सह अभाज्य संख्याओं को हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी समझ में आ जाए कि कौन सी संख्याओं की बात की जा रही है। अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनमें एक और स्वयं के अलावा, बहुत ही साधारण भाषा में लिखेंगे, टिपिकल को अपन टिपिकल लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जिसमें स्वयं और एक के अलावा कम से कम किसी एक अन्य संख्या का भाग जाता हो। जिसमें जिसमें स्वयं, जिसमें खुद का, ऐसे लिखो, जिसमें एक व खुद के अलावा कम से कम किसी एक अन्य संख्या का, कम से कम किसी एक अन्य संख्या का भाग जाता हो। इसमें कम से कम किसी एक अन्य संख्या का क्या होता हो, भाग जाता हो। हमेशा यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, और वो इम्पोर्टेंट बात ये है, लेकिन उससे पहले आप इसके डेफिनेशन को समझने की कोशिश करिए। डेफिनेशन क्या है इसको ध्यान रखिए। जिसमें एक
व खुद के अलावा, यानी कि जो संख्या वो खुद है उसके अलावा कम से कम किसी एक अन्य संख्या का भाग जाता हो, वो संख्या कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, भाज्य संख्याएं जो होती हैं वो 4 से स्टार्ट होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि भाज्य संख्याएं जो होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 4 से। बच्चे गलती क्या करते हैं, भाज्य संख्याओं को 2 से स्टार्ट कर देते हैं, जबकि 2 एक अभाज्य संख्या है। अभी अपन इस चीज को भी क्लियर करेंगे। तो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होंगी? 4 से। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, है ना? ये क्या है? ये भाज्य संख्याएं हैं। अब कैसे? अब देखिए, 4 जो है इसमें 1 का भाग जाएगा, 4 का खुद का भाग भी जाएगा, लेकिन 4 2 से भी डिवाइड है, ठीक है। 6 में 1 का भाग जाएगा, 6 का भी भाग जाएगा, लेकिन 6 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 8 में 1 का भाग जाएगा, खुद का भाग जाएगा, लेकिन इसमें 2 का भी भाग जाएगा, 4 का भी भाग जाएगा, ठीक है। 3 1 से भी डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड है, और 9 में 3 का भी भाग जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, ऐसी संख्याएं जो एक व खुद के अलावा, जो एक व खुद के अलावा कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित तो हो। अब देखो, ये जो 4 है ये 2 से विभाजित है, 6 2 और 3 से, लेकिन कम से कम एक अन्य संख्या से। तो 4 2 से विभाजित है और 2 एक अन्य संख्या है। 6 2 और 3 से विभाजित है, 2 और 3 अन्य संख्या है। तो ऐसी संख्या जिसमें एक व खुद के अलावा कम से कम किसी एक अन्य संख्या का भाग जाता हो, उन संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं, यानी कि कंपोजिट नंबर कहते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है? भाज्य संख्या सम भी हो सकती है और विषम भी। भाज्य संख्या सम भी हो सकती है, सम भी हो सकती है, और विषम भी हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप खुद देख सकते हैं कि 4 एक सम संख्या है, 6 एक सम संख्या है, 8 एक सम संख्या है, लेकिन यहां पर जो ये 9 है ये एक विषम संख्या है। लेकिन भाज्य तो है, लेकिन भाज्य तो है क्योंकि 9 में 3 का भाग जा रहा है। तो इसीलिए यहां पर हमको इस चीज को ध्यान रखना है कि भाज्य संख्या जो है वो सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है। इस चीज को, इस स्टेटमेंट को आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि भाज्य संख्या सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है। और इसका एग्जाम्पल आप स्वयं देख रहे हैं, यहाँ पर 9 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। क्लियर हो गई बात आप लोगों को? अब जैसे 21 की बात कर लो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, 21। अब 21 में 1 का भाग जाएगा, 21 का भी जाएगा, लेकिन 21 के अंदर 3 का भी जाएगा, 7 का भी जाएगा। तो 21 एक विषम संख्या है, लेकिन विषम होने के बावजूद ये एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या सम भी हो सकती है, भाज्य संख्या विषम भी हो सकती है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है, और ये याद रखना है कि भाज्य संख्या हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी? 4 से स्टार्ट होगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत ही बेसिक से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जब तक हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे
तब तक मैथ्स पर हमारी कमांड नहीं आएगी। और भले से ही समय लगे, लेकिन हम अच्छा पढ़ने की कोशिश करें और मैं आपको अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूं, यही मेरा उद्देश्य है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए अभाज्य संख्याएं। अब इससे जस्ट अपोजिट डेफिनेशन जो बनेगी वो किसकी बनेगी? अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिसमें एक व खुद के अलावा, जिसमें एक व खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, इसमें एक व खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। भाई उसकी डेफिनेशन क्या थी? जिसमें एक व खुद के अलावा जिसमें एक व खुद के अलावा कम से कम किसी एक अन्य संख्या का भाग जाता हो, वो भाज्य हैं। और अभाज्य क्या है? वह संख्याएं जिनमें एक व खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, देखिए जैसे दो। तो एक इंपॉर्टेंट चीज तो यही हो गई कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। भाज्य संख्या जो होती है वो 4 से स्टार्ट होती है और अभाज्य संख्याएं जो हैं वो 2 से स्टार्ट होती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? और ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इससे रिलेटेड जो प्रश्न हैं वो कई बार एग्जाम में जो है रिपीट हुए हैं और बच्चे गलती करते हैं। दो एक अभाज्य संख्या है, अब दो में एक का भाग जाएगा और दो का जाएगा। किसी और संख्या है क्या जिसमें दो का भाग जाएगा? दो में किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, या तो एक का जाएगा या खुद का जाएगा। तो दो सबसे छोटी क्या है? अभाज्य संख्या है, सबसे पहली अभाज्य संख्या है। ठीक है ना? तो ध्यान रखिए अभाज्य संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं, भाज्य संख्याएं जो होती हैं वो 4 से स्टार्ट होती हैं। किससे स्टार्ट होती हैं? 4 से स्टार्ट होती हैं। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके अलावा देखिए दो तीन, तीन में भी एक का जाएगा या खुद का जाएगा। पांच, पांच में एक का जाएगा या खुद का जाएगा। सात, सात में एक का जाएगा या खुद का जाएगा। 11, 13, ये कौन सी संख्याएं हैं? ये अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स हैं। कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स हैं। तो आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं का अर्थ जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए सह अभाज्य संख्याएं, इसको अपन बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि को प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो अगर अपन सह अभाज्य संख्याओं की बात करें तो अपन बात करेंगे इसके अंदर, देखिएगा जब दो प्राकृत संख्याओं का, जब दो प्राकृत संख्याओं का म स प यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक हो, क्या हो? एक। जब दो प्राकृत संख्याओं का मैं स प एक हो तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एक, ध्यान रखिएगा, जब दो प्राकृत संख्याओं का मैं स प एक हो तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? उन संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं, यानी कि को प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा को प्राइम नंबर है या निम्नलिखित में से कौन सा को प्राइम नंबर नहीं है।
तो मैं आपको एग्जाम्पल से इसको स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं। जैसे कि जैसे अपन बात करते हैं 2, 5, फिर अपन एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं 3, 7, फिर अपन एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं 7, 9। ये को प्राइम नंबर्स हैं। इनका जो मैसे पे है वो क्या आएगा, 1 आएगा। अब आप खुद चेक करके देखो, 2, 5, तो 2 दूनी 4, फिर 1 गया, फिर 2, ये देखिए। तो इसका मैसे पे क्या आया, इसका मैसे पे आया 1। तो जिन प्राकृत संख्याओं का मैसे पे 1 आए वो को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। उसी तरह चलिए एक बार अपन 3 और 7 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6, 1, 3, तो 1, 3, 3। अब यहाँ पर भी मैसे पे क्या आया, यहाँ पर भी मैसे पे क्या आया, 1 आया। तो जब दो प्राकृत संख्याओं का मैसे पे 1 आता है तो उन प्राकृत संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो आई थिंक आपको तीनों तरह के जो नंबर हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब इन तीनों में एक कॉमन बात आपको ध्यान रखनी है, जीरो, कोई भी संख्या जीरो से तो डिवाइड होती ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि एक को किस में रखें। भाई एक डेफिनेशन में आ रहा है बार बार, यहाँ पर भी एक आया, यहाँ पर भी एक आया, तो एक को भाज्य में रखें या अभाज्य में रखें, किस में रखें। तो आपको ध्यान रखना है, एक ना तो भाज्य है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, और ना ही अभाज्य है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, यानी कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, और सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए 8 तरह की संख्याएं आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। 8 तरह की संख्याएं आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं फटाफट से रिवाइज करा देता हूं, इसके बाद 3 तरह की संख्याएं और बची हैं, फिर अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। फिर आपसे पूछे होल नंबर, होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। आपसे पूछे इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, तो -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, ये इंटीजर्स नंबर हैं। अब यहां से कौन सा प्रश्न निकला, यहां से प्रश्न निकला सबसे छोटी और सबसे पहली प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी और सबसे पहली पूर्ण संख्या 0। 0 ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है ना, ना तो धन पूर्णांक है, नहीं ना ही ऋण पूर्णांक है। और सभी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं पॉजिटिव। क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गए। उसके बाद देखिए इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, यानी कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं। जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर्स हैं। वो क्या है, इवन नंबर्स। और इवन नंबर्स की पहचान क्या है, कि उनका इकाई अंक, उनका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 0, 2, 4, 6, 8 होगा। उनका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 0, 2, 4, 6, 8। जो 2 से डिवाइड हो जाए और जो 2 से डिवाइड नहीं हो वो कौन सी संख्याएं हैं, ऑड नंबर्स। इनका इकाई अंक क्या होगा, इनका इकाई अंक होगा 1, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7, 9।
तो ये 5 तरह की संख्याएं क्लियर हो गई। उसके बाद अपन ने क्या कौन कौन सी पढ़ी? भाज्य, अभाज्य और सह अभाज्य, ये अपन ने पढ़ी। अच्छा, भाज्य संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 4 से। अभाज्य संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से। और सह अभाज्य संख्याओं का HCF क्या आता है? 1। तो शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या एक तरीके से 4 हो गई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई, यानी कि 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। जो क्या है? अभाज्य है। तो ये भाज्य संख्याएं 4 से स्टार्ट होंगी, अभाज्य संख्याएं 2 से स्टार्ट होंगी। और इनकी डेफिनेशन क्या है? इसमें 1 का भाग जाएगा, खुद का भाग जाएगा, और किसी कम से कम किसी एक अन्य संख्या का भाग जाएगा। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसमें 1 का और खुद का ही भाग जाएगा, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। और वो प्राकृत संख्याएं सह अभाज्य हैं जिनका HCF क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। एक जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो अब तक की सारी बातों को मैंने यहाँ पर क्या करा? आपको रिवाइज करा दिया कि ये 8 तरह की संख्याएं आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर? अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। ये 3 तरह की संख्याएं और बची हैं, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए 90 नंबर पर कौन सी हैं? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, इन्हें अपन बोलते हैं रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब इसको समझना। जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि जिन संख्याओं को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं वो संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। अभी मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता दूंगा पहचानने की, तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, या हम कह सकते हैं जिनका मान निश्चित होता है। क्या होता है? मान निश्चित होता है। P और Q पूर्णांक हैं। P और Q क्या है? पूर्णांक है। और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये 3 क्वालिटीज जो हैं परिमेय संख्याओं में होती है। ये 3 क्वालिटीज जो हैं परिमेय संख्याओं में होती है, यानी कि कोई संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है, इसका फैसला इन 3 बातों के आधार पर होगा। भाई अगर उन संख्याओं को, उस संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है तो वो परिमेय संख्या है। ठीक है। दूसरी चीज, P और Q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। P और Q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। लेकिन Q जो है वो 0 नहीं होगा। Q क्या है? वो 0 नहीं होगा। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई 1 2 3 4 ये परिमेय है क्या? ये परिमेय है क्या? है, क्योंकि इनके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। इनके नीचे हम क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्याएं हैं। इसलिए ये क्या है? परिमेय संख्याएं है। थोड़ा सा बच्चे यहीं पर ही कंफ्यूज हो जाते हैं आकर कि भाई किसको परिमेय माने किसको अपरिमेय माने। तो इनको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इनके नीचे हम क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। इनके नीचे हम क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। और Q जो है वो 0 नहीं है, और ये पूर्णांक है। ये क्या है? पूर्णांक है। मैं कहूं 2/3, 7/9 ये परिमेय है या नहीं है? तो यहां पर आप बात को समझने की कोशिश करना। हम 3 का भाग 2 में देते हैं, तो हम पॉइंट लगाकर 0 लगाएंगे। 3 6 जा
18, फिर 2 बचा, फिर 0 लगाएंगे, 3 6 जा 18, ठीक है। फिर 2 लगा बचा, 0 लगाएंगे, 3 6 जा 18, ठीक है। ऐसे ये चलता जाएगा। हम 9 का भाग 7 में देंगे, हम 9 का भाग किस में देंगे, 7 में देंगे, तो पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, है ना। 9 7 जा 63, फिर 7 आ गया, फिर 0 लगाएंगे, 9 7 जा 63, फिर 7 आ गया, फिर 0 लगाएंगे, 9 7 जा 63। तो ऐसे ये चलता जाएगा, ऐसे ये क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि 5 6/5, तो 5 को 6 से तो क्या करेंगे, 5 1 जा 5, फिर एक बचा, फिर पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे, 5 2 जा 10, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको समझाने का प्रयास क्या कर रहा हूं कि अगर दशमलव के बाद के अंकों में पुनरावृत्ति हो रही है, दशमलव के बाद के अंकों में क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे यहां पर 0.666666 रिपीट होता जाएगा, यहां पर 0.77777 रिपीट होता जाएगा, यहां पर दशमलव के बाद केवल एक ही अंक है, यानी कि यहां पर आकर ये समाप्त हो गया। तो अगर दशमलव के बाद के अंकों को, दशमलव के बाद के अंकों को अगर दशमलव के बाद के अंकों को गिना जा सकता हो, गिना जा सकता हो, या दशमलव के बाद के अंकों में, या दशमलव के बाद के अंकों में पुनरावृत्ति हो रही हो, यानी कि रिपीटेशन हो रहा हो, तो वह संख्या, तो वह संख्या परिमेय संख्या होती है, तो वह संख्या परिमेय संख्या होती है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक हो गई परिमेय संख्या को पहचानने की। या तो मान निश्चित हो, जैसे इनका मान क्या है, निश्चित है, इनका मान क्या है, निश्चित है। एक को 1 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, एक को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, एक को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना। तो जिन संख्याओं का या तो मान निश्चित हो, या फिर अगर दशमलव के बाद की संख्याएं भी उनमें आ रही हैं और दशमलव के बाद की संख्या को यदि गिना जा सकता हो, तो हम यहां पर गिन सकते हैं कि भाई दशमलव के बाद एक अंक है, ठीक है ना। यहां पर दशमलव के बाद के अंकों में क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। और पुनरावृत्ति जरूरी नहीं है इस तरीके से हो, ऐसे भी हो सकती है 0.432 432 432, इस तरह से पुनरावृत्ति भी हो सकती है। तो अगर पुनरावृत्ति हो रही है तो यहां पर देखो पुनरावृत्ति कैसे हो रही है, 0.432 432 432, तो पेयर बन रहा है, रिपीटेशन जो हो रहा है वो एक पेयर में हो रहा है। तो इस तरह की पुनरावृत्ति हो रही हो, या दशमलव के बाद के अंकों को गिना जा सकता हो, या मान निश्चित हो, तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। अपने बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए, दशमलव के बाद के संख्याओं में या तो पुनरावृत्ति हो रही हो, जैसे यहां पर हो रही है, यहां पर हो रही है, यहां पर हो रही है, या दशमलव के बाद के अंकों को क्या किया जा सकता है, गिना जा सकता है, क्योंकि इसके बाद अब कोई अंक नहीं आएगा, ठीक है। या फिर जिन संख्याओं का मान क्या होता है, निश्चित होता है, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, उन संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। और परिमेय संख्याओं के लिए 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। उन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता हो, P और Q पूर्णांक होंगे, और Q 0 नहीं होगा, यानी कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। इस चीज को हमको ध्यान रखना है। और मैंने आपको बहुत आसान तरीका बता दिया
या तो दशमलव के बाद के अंकों में पुनरावृत्ति हो रही हो, पुनरावृत्ति ऐसे 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 हो सकती है, दशमलव के बाद के अंकों को गिना जा सकता हो, या फिर उनका मान निश्चित हो, तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं यानी कि रैशनल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स कहते हैं। और यहां पर एक चीज ध्यान रखना, सभी पूर्णांक, क्योंकि भाई क्या लिखा हुआ है, P और Q क्या है, पूर्णांक हैं, तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं है। ध्यान रखिएगा, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर्स हो, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो, लेकिन जीरो को इंक्लूड नहीं करना है ना। ठीक है, तो सभी संख्याएं क्या हैं, सभी पूर्णांक क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में पूछा भी गया है। तो सभी पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्याएं है। अब देखिए अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर जो होगा वो रेशनल नंबर के जस्ट अपोजिट होगा, अपरिमेय संख्याएं। इनको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब बिल्कुल जस्ट अपोजिट, इन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और यहां पर P और Q क्या है, पूर्णांक, यानी कि इनको इस रूप में नहीं लिखा जा सकता। और वही सेम कंडीशन, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि और जहां पर P अपॉन Q का अर्थ क्या होता है, पूर्णांक से होता है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि इन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। अब देखिए, सरल भाषा में कहें, इनका मान निश्चित नहीं होता। इनका मान निश्चित नहीं होता। जैसे कि, या फिर अपन कह सकते हैं, यह पूर्ण वर्ग नहीं होती। यह पूर्ण वर्ग नहीं होती। इनको पहचानने के लिए एक ये सेंटेंस भी है, इनका, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं, इनका मान निश्चित नहीं होता, यानी कि इनका अंत निश्चित नहीं होता। इनका अंत निश्चित नहीं होता, ऐसे कर लो, इसका, इनका अंत निश्चित नहीं होता। अब जैसे कि √2 का कोई मान नहीं है, √5, √7, और सबसे इंपॉर्टेंट पाई, पाई का मान हम 22/7 लेते हैं, लेकिन वो उसका निश्चित मान नहीं है, हम उसको अज्यूम कर रखा है। तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान भले से ही हम 22/7 लिखते हैं, लेकिन ये इसका निश्चित मान नहीं है। तो पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं बात करूं √25, तो √25 का तो मान, √25 तो ये क्या है, 5 का वर्ग है एक तरीके से। तो ये तो परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है, है ना। लेकिन इनका तो मान निश्चित नहीं है। इनका क्या नहीं है, मान निश्चित नहीं है। तो इनका मान निश्चित नहीं है, इसलिए ये कौन सी श्रेणी में जाएंगी, ये अपरिमेय की श्रेणी में जाएंगी। √2, √5, √7, पाई, क्योंकि इनको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। या फिर दशमलव के बाद इस तरह का अंक आ रहा हो, 0.101, फिर आ गया 001, ठीक है ना, फिर 100, तो यानी कि जो रिपीटेशन है वो एक सीक्वेंस के अंदर नहीं चल रहा, एक सीक्वेंस के अंदर नहीं चल रहा। तो दशमलव के बाद के अंकों में पुनरावृत्ति नहीं हो रही, या फिर दशमलव के बाद के अंकों को नहीं गिना जा सकता,
तो वो संख्याएं क्या कौन संख्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो आपको परिमेय और अपरिमेय के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा। और लास्ट देखिए वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, वास्तविक संख्याओं के बाद रियल नंबर्स। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याओं की यदि हम बात करें तो कुल मिला के 11 प्रकार की संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याओं का अर्थ होता है इनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आती हैं। इनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। इनमें दोनों संख्याएं आती हैं, यानी कि 2/3, 7/9, 1, 2, 3, 4, √2, √5, √7, पाई। यानी कि परिमेय और अपरिमेय को जोड़ने पर, इन दोनों संख्याओं को शामिल करने पर जो संख्याएं बनती हैं वो संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको ध्यान रखनी है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, नोट कर लेना, यहीं से एक क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में। प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस तरह का यहां से इस स्टेटमेंट के ऊपर प्रश्न बन चुका है। अब इस बात को समझने की कोशिश करना। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या नहीं है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था? मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रत्येक पूर्णांक, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या तो होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी पूर्णांक क्या हो? वास्तविक संख्या हो। तो अब आप खुद देखिए, यहां पर √2, √5, √7, पाई, ये परिमेय संख्या है क्या? ये नहीं है, ये तो अपरिमेय संख्या है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या हो, ये जरूरी नहीं है। परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या में आती हैं, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या हो, ये जरूरी नहीं है। और जब प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती, तो वो पूर्णांक संख्या भी नहीं होगी। वो पूर्णांक संख्या भी नहीं होगी, क्योंकि सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं। ये बात अपन पढ़ चुके हैं। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं होती। परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं में आती जरूर हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या हो। आप खुद देख सकते हो, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या हो, ये जरूरी नहीं है। और जब वो परिमेय नहीं होगी तो वो पूर्णांक संख्या भी नहीं होगी, क्योंकि सभी पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। तो यहां पर मैंने आपको 11 प्रकार की संख्याओं के बारे में समझा दिया। ठीक है। अब जो अपन ने अभाज्य संख्याएं पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? अभाज्य संख्याएं। वहां पर आप लोग नोट डाउन करेंगे। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको लिखवाना चाहूंगा वहां पर, ये रहा इधर। यहां पर एक चीज नोट डाल के लिखेंगे, डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है। 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं, 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 9।
1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 11। 1 से 75 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 21। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 25। तो इसको आप याद कर लीजिए कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 9। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं, सॉरी, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 15। 9 15 21 25, 9 15 21 25। तो ये प्रश्न क्या है, परीक्षा के अंदर डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 9। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15। 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 21। और 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। तो डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है परीक्षा के अंदर। क्या आ जाता है? डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है। और अभाज्य संख्याओं का अर्थ आप जानते ही हैं, जिनमें एक का और खुद का भाग जाता है, इसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, उनको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो ये प्रश्न परीक्षा के अंदर डायरेक्ट आ जाता है कि बताइए 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 9। हम वहां पर निकालने बैठेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। 1 से 50 तक कितनी है? 15। 1 से 75 तक कितनी है? 21। 1 से 100 तक कितनी है? 50। 1 से 100 तक कितनी है? 50। अब देखिए, अब हम बात करते हैं परीक्षा में आए हुए प्रश्नों की। तो यहाँ पर कुल जो है, मैंने एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न ही लिए हैं। संख्याओं के आधार पर जो प्रश्न हमसे पूछे, संख्याओं के प्रकार के आधार पर किस तरह के प्रश्न जो हैं परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, उसी पर अपन लोग चर्चा कर रहे हैं आज की क्लास में। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारे सामने क्या आ रहा है? पहला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखो, डायरेक्ट प्रश्न आ गया। और हम जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है, क्योंकि अभाज्य संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं, भाज्य संख्याएं 4 से स्टार्ट होती हैं, मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक विषम विषम यानी कि ऑड और तथा अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है? क्या है? प्राइम नंबर है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए इनमें से कौन सी संख्या विषम तो है और साथ में अभाज्य भी है। साथ में अभाज्य यानी कि उसमें एक का और खुद का ही भाग जाएगा और किसी दूसरी संख्या का नहीं जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं विषम संख्या की पहचान क्या होती है? विषम संख्या की पहचान होती है कि उनका इकाई अंक 1 3 5 7 9 होता है। और यहाँ पर यदि हम प्रश्न के अंदर देखें तो ये सारी की सारी विषम संख्याएं हैं, लेकिन विषम होने के साथ साथ अभाज्य भी होनी चाहिए। तो यदि मैं 61 की बात करूं, 61 में किसी का भाग जाता है क्या? 61 किसी की टेबल में आता है क्या? आप खुद सोचिए, 61 किसी की टेबल में नहीं आता। किसी भी संख्या से 61 विभाजित नहीं होता। 61 या तो खुद से विभाजित होगा या फिर 1 से विभाजित होगा। तो इसका आंसर होगा 1। लेकिन अगर 87 की बात करें तो 87 के अंदर तो 3 का भाग जा रहा है भाई। 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। 81 में 9 का भाग जा रहा है, 9 9 जा 81। 69 में डायरेक्ट 13 का 69 के अंदर 3 का भाग जा रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो ये तो विषम तो है, लेकिन ये क्या है? भाज्य है। और ये विषम होने के साथ साथ क्या है? अभाज्य है। तो हमारा आंसर होगा 61। हमारा आंसर क्या होगा? 61 यानी कि 61। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य युग्म नहीं है? सह अभाज्य युग्म नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य युग्म नहीं है? तो मैंने कहा सह अभाज्य युग्म कौन सा होता है?
जिसका HCF क्या होता है, जिसका HCF 1 होता है। तो हम पहले को देखते हैं, 35 को 51 से डिवाइड करते हैं, 31 वन जा 35 आ गया, ठीक है ना। 11 में से 5 गए 6, 4 में से 3 गया 1, फिर 35 को डिवाइड करते हैं, 16 टू जा 32 3, फिर 16 आ गया, 3 5 जा 15 1, अब 3, अब इसका तो HCF 1 है, तो यानी कि ये तो सह अभाज्य है। फिर 75 और 104 की बात करो, एग्जाम में थोड़ा सा करके देखना पड़ेगा भाई, ये है ना। 75 वन जा 75, 14 में से 5 गए 9, 9 में से 7 गए 2, फिर 75, अब 29 टू जा कितना होता है, 2 9 जा 18, 58 होता है, 29 3 जा 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 87 होता है, तो 29 टू जा 58, तो 15 में से 8 गए 7, ठीक है। 6 में से 5 गया 1, 17 वन जा 17, 9 में से 7 गया 2, फिर 1, है ना, फिर 17, फिर 12 एकम 12, फिर 5 12, 5 दूनी 10, फिर 2, फिर 5, 2 दूनी 4, 1, फिर 2, यानी कि इसका HCF भी 1 आ रहा है, यानी कि ये भी सह अभाज्य है, ये भी सह अभाज्य है। और हमसे पूछा है कौन सा नहीं है। अब 49 को अपन 133 से करके देखते हैं, तो 49 को 2 से देखें तो 98, और 49 3 जा 1, तो 2 से देखते हैं 98, 13 में से 8 गए 5, 12 में से 9 गए 3, फिर 49, तो 35, फिर 4 1 35, 14 दूनी 28, 15 में से 8 गए 7, 14, 7 दूनी 14। अब देखो इसका HCF जो है 7 आ रहा है, यानी कि, और मैंने क्या कहा, सह अभाज्य वो होते हैं जिनका HCF क्या आता है, 1 आता है। तो इन सबका HCF 1 आ रहा था, क्या आ रहा था, 1, इसलिए भाई ये तो सह अभाज्य हैं। लेकिन 49 और 133 का HCF जो है ये 1 नहीं आ रहा, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 7, इसका मतलब ये सह अभाज्य नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, यह सह अभाज्य नहीं है। अब देखिए महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याएं जो 100 से, जो 100 से क्या है, कम है, के बीच का अंतर क्या होगा। यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो 100 से कम है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो 100 से कम है, इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा। तो देखो भाई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो हम जानते हैं क्या है, 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है। अब 100 से छोटी, है ना, अब अभाज्य संख्या लेकिन जो क्या हो, बड़ी हो, भाई 100 में तो 2 का भाग चल जाएगा, 98 भी भाज्य संख्या है ना, 99 में 3 का भाग चल जाएगा, तो 97, 97 ये सबसे छोटी, ये सबसे बड़ी, लेकिन शर्त क्या थी, 100 से कम। तो 100 से कम सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। 100 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 97। अब 97 माइनस 2 यानी कि 95, तो इसका आंसर होगा 95। महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याएं जो 100 से कम है, जो 100 से कम है, इस लाइन पे गौर करना है कि जो 100 से क्या है, कम है। तो 100 से कम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और 100 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है, क्योंकि 100 में 2 का भाग चल जाएगा वो भाज्य है, 99 में 3 का भाग चल जाएगा वो भाज्य है, 98 के अंदर 2 का भाग चल जाएगा
वो भाज्य है। 97 में किसी का भाग नहीं जाएगा, तो ये 100 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 4 तरह के क्वेश्चन आपको आ गए। नेक्स्ट देखिए, उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल है, योगफल है। तो भैया हमें क्या करना है, 17 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका योगफल निकालना है। उनका क्या निकालना है, योगफल निकालना है। अब बच्चे इसमें क्या करेंगे, एक से गिनना चालू करेंगे। यहाँ पे ये एक लेते ही गलती हो गई, क्योंकि मैंने आपको लिखवाया था कि भाई एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब बच्चे क्या करेंगे, एक को भी जोड़ेंगे और यहीं पर ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहीं पर ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो भाई जब एक अभाज्य संख्या है ही नहीं तो यहाँ पे क्यों गिन रहे हो। अभाज्य संख्याएं कहाँ से निकालोगे, दो से गिनना स्टार्ट करेंगे। दो एक अभाज्य संख्या है, तीन एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, चार नहीं है, पांच एक अभाज्य संख्या है, छह एक भाज्य संख्या है, सात एक अभाज्य संख्या है, आठ एक भाज्य संख्या है, नौ एक भाज्य संख्या है, 10 एक भाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है, 12 भाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है, 14 भाज्य संख्या है, 15 भाज्य संख्या है, 16 भाज्य संख्या है और 17। 17 तक लेनी है हमें। कहाँ तक लेनी है, 17 तक। अब टोटल देखो, 2 3 5 और 5 10, 17, एक 18, एक 21 और 7 28। फिर दो हासिल का गया तो 2 और एक 3, 4 और एक 5, यानी कि टोटल कितना आ रहा है, 58। तो इसका ऑप्शन होगा 58। और जैसे ही आपने एक को शामिल कर लेते तो फर्स्ट ऑप्शन 59 है, और कई बच्चे क्या करते 59 लगाकर आ जाते। तो यही तो वो आपसे यही तो आपका टेस्ट करना चाह रहा है कि आप 17 से छोटी अभाज्य संख्याएं कहां से गिनना शुरू करते हो। और अधिकतर बच्चे एक से गिनना शुरू करेंगे, और जैसे ही वो एक को शामिल कर लेंगे वहीं पर ही उनका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही इसका सही आंसर निकाल सकता है। जिसको ये पता होगा कि अभाज्य संख्याएं दो से शुरू होती हैं वो ही इस क्वेश्चन को सही कर पाएगा, और जिसने एक को शामिल कर लिया वो तो क्वेश्चन गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, अंकों 1, 2 और 3 से बनाई जाने वाली 3 अंकों की, यानी कि हमें 3 अंक दे रखे हैं 1, 2 और 3, और हमसे कह रहा है कि इनसे बनाई जाने वाली 3 अंकों की उन सभी संख्याओं जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो का योग है। अब हमारे दिमाग में हमको क्या कर रखा है, 1, 2 और 3, ये 3 अंक दे रखे, और हमसे कहा जा रहा है कि इन 3 अंकों से आप जितनी भी संख्याएं बना सकते हो 3 अंकों वाली, उनका योग बताओ। अब बच्चे तो यही सोचते हैं यार इन 3 अंकों को बनाकर कौन कौन सी संख्याएं बन सकती है, तो गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो जब भी इस तरह का प्रश्न परीक्षा में आ जाए तो भाई सबसे पहली संख्या तो बनाओ 1, 2, 3, यानी कि 123। भाई 1, 2, 3 से 123 बन सकती है। तो पहले आपने एक को पकड़ा, अब पकड़ो दो को, 231 बन सकती है। 231 यानी कि 231 बन सकती है। फिर दो को पकड़ लिया आपने, अब 3 को पकड़ो, लेकिन चलाना चरखा यूं ही है ना। 3, 1, 2, तो 312 बन सकती है। तो 3 संख्याएं तो हमने ऐसे बनाई, पहले बनाई 1, 2, 3 यानी कि 123, फिर 2, 3, 1 231, फिर 3, 1, 2 312। ठीक है, ये तो 3 संख्याएं हमने बना ली। ठीक है, अब एक बार अपन यूं चले थे ना, अब एक बार यूं चलाओ 321, 321 भी बन सकती है भाई।
क्या बन सकती है? 321। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे सॉल्व करना है। एक 321 बना लो। तो पहले तो 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2 और एक बार यूं, तो 321 हो गई। अब क्या करना है, आपको इस 2 को उठाकर एक बार यहां लेकर आना है। तो क्या बना? 213। एक बार इस 2 को उठाकर आपको यहां ले जाना है, तो कितनी बनी? 132। तो एक तरीके से ये 6 संख्याएं ही बन सकती हैं, 6 से ज्यादा नहीं बनेंगी। 3 अंक का क्वेश्चन है तो उसकी दुगनी संख्याएं ही बन सकती हैं, है ना। अब उसकी दुगनी संख्याएं कितनी हो गई? 6। तो 6 से ज्यादा संख्याएं हम बना ही नहीं सकते। अब बनाने की ट्रिक मैंने आपको सिखा दी। 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2। तो इन तीनों में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर एक बार ऐसे करो, 3 2 1, 3 2 1 बना लिया। अब एक बार बीच की संख्या को उठाकर यहां रखो, तो 2 1 3। एक बार बीच की संख्या को उठाकर वहां रखो, 1 3 2। आ गई बात समझ में? अब इनका योग, 3 और 1 4, 2 6, 1 7 और 3 10 और 2 12। 3 और 3 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10 और 3 13। 2 और 2 4, 3 7 और 3 10, 2 12 और 1 13। 1 3 3 2। इसका हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा आंसर होगा। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आ जाए तो इस तरीके से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट देखिए, 307। ट्रिकी क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। 3 जीरो तथा 7 अंकों को केवल एक बार प्रयोग करके बनी, केवल एक बार प्रयोग करके बनी 3 अंकों की सभी संभावित संख्याओं का योग क्या होगा? बिल्कुल पहले वाले की तरह ही है, सेम क्वेश्चन, है ना। अब अपन को ये देखना है, हमें 3 0 और 7 दे रखा है, इनसे बनने वाली 3 अंकों की संख्या। तो ट्रिक हम वही लगाएंगे जो हमने पहले लगाई। तो देखो, पहली संख्या क्या बनेगी? पहली संख्या बनेगी 307। पहली संख्या बनेगी 307। दूसरी संख्या बनेगी 073, लेकिन ये 3 अंकों की संख्या है ही नहीं। ये 3 अंकों की संख्या है ही नहीं। बच्चे क्या करेंगे? बोले यार सर ने बताया था 307 फिर 073, और वो यहां पर लिखकर इसको भी जोड़ देंगे। क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसने क्या कहा? 3 अंकों की। ये 3 अंकों की संख्या बनी है क्या? ये तो 2 अंक है, 73 है ये तो। आई बात समझ में? उसने कहा 3 अंकों की, तो यहीं पर ही तो ये ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। तो यहां से 073 को हटा दो। तो पहली संख्या अपन ने कौन सी बनाई? पहली संख्या अपन ने बनाई 307। फिर बन रही थी 073, तो ये तो 2 अंकों की है, 3 अंकों की है ही नहीं। फिर 730, हाँ ये 3 अंकों की संख्या है, 730। फिर एक बार यूं चलना है, मैंने बताया था आपको। एक बार चले 307, एक बार चले 073, लेकिन ये 2 अंकों की हो गई। फिर एक बार चले 730 आ गया। अब एक बार यूं चलो, एक बार यूं चलेंगे तो क्या बनेगी? 703। क्या बनेगी? 703। क्या बनेगी? 703। अब जीरो को यहां रखो, तो जीरो को यहां रखेंगे तो 37 बन गया। तो ये भी 3 अंकों की संख्या नहीं है। जीरो को वहां रखो तो 370 बन रही है, ये 3 अंकों की संख्या है। एक बार जीरो को यहां रख के देखा तो 037 बनी, है ही नहीं। एक बार जीरो को वहां रखा तो 370 बन गई। तो यानी कि मैंने क्या कहा, 3 अंकों का आता है तो 6 संख्याएं बनती हैं। लेकिन प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? 3 अंकों की। तो यहां पर भी संख्याएं तो 6 बनी है, लेकिन जो 2 संख्याएं जो बनी है वो 2 अंकों की बनी है, 3 अंकों की नहीं बनी। इसलिए मैंने इनको शामिल नहीं किया। और ये 3 अंकों की संख्याएं है। तो जीरो आ जाए तो ध्यान रखना है भैया, एग्जाम में क्वेश्चन गलत मत कर देना। ट्रिक तो अप्लाई होगी, लेकिन ये 2 संख्याएं इसमें मत जोड़ देना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। उसने कहा इनसे बनने वाली 3 अंकों की संभावित संख्याओं का। तो ये 2 संख्याएं जो बन रही हैं ये 3 अंकों की नहीं है। और जबकि अब इससे पहले वाले में सभी संख्याएं 3 अंकों की थी, सभी संख्याएं 3 अंकों की थी।
हमने सेम ट्रिक को क्या किया था, अप्लाई किया था। ठीक है, तो अब देखिए इनका योग क्या आएगा, 7 3 10, 1 11, 1 11 17, 11 और 7 18, 19 20 21, 2110। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित समीकरण में Q का उच्चतम मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समीकरण में Q का उच्चतम मान निकालना है। हमें दे रखा है 5P9, फिर दे रखा है 3R7, फिर दे रखा है 2Q8 और इनका टोटल क्या आ रहा है, 1114। क्या आ रहा है, 1114। तो 9 और 7 16, 16 और 8 24, यानी कि हासिल के 2 जाएंगे। अब यदि मैं Q की जगह, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं Q की जगह 5 को रखूं तो 5 और 2 7 है। अब मुझे लाने हैं, नीचे 1 आना चाहिए, नीचे क्या आना चाहिए, 1, यानी कि 4 बच रहे हैं। तो यानी कि मेरे को यहाँ पर या तो 2 2 रखना पड़ेगा, तब तो 11 आएंगे। ठीक है, अगर मैं 7 रखूं तो 7 और 2 9 हो गए, तो 1 1 रखना पड़ेगा। अगर मैं 9 रखूं तो 9 और 2 11 वैसे हो गए, तो मैं 0 0 रख सकता हूं यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर Q का जो हाईएस्ट वैल्यू रखी जा सकती है इन ऑप्शंस में से, जो Q की हाईएस्ट वैल्यू रखी जा सकती है, क्योंकि भाई मैंने 5 रखकर देखा, तो मैं 2 2 रख सकता हूं, या फिर 1 3 रख सकता हूं, या फिर मैं 2 0 रखकर बना सकता हूं, है ना। बनाने को तो भाई मैं बना सकता हूं, लेकिन 9 रखने के बाद यहाँ पर 0 0 रखना पड़ेगा, यानी कि 9 रखने के बाद 11 हो सकता है, 9 रखने के बाद नीचे 1 आ सकता है, क्योंकि हासिल का क्या आ रहा है, हासिल का आ रहा है 2, यानी कि Q की जगह 9 रखकर ये संख्या लाई जा सकती है। क्योंकि भाई अगर मैं Q की जगह 9 रख दूंगा तो 9 और 2 11 हो गए, एक हासिल का चले गया, 6 3 9 2 11, यानी कि ये टोटल आ जाएगा। तो Q की जगह हालांकि 5 रखने पर भी टोटल आ जाएगा, 7 रखने पर भी आ जाएगा, लेकिन उसने क्या पूछा है, Q का उच्चतम मान क्या रख सकते हैं हम। तो Q का उच्चतम मान हम 9 रख सकते हैं, और इसके नीचे 8 दे रखा है, इसके नीचे 8 दे रखा है। तो भाई जब 9 रखकर बन सकती है तो मैं 8 क्यों रखूंगा, मुझसे तो उच्चतम मान पूछा है। तो एक तरीके से हमारा आंसर होगा कि हम Q की जगह क्या रख सकते हैं, 9 को रख सकते हैं। हम Q की जगह क्या रख सकते हैं, 9 को रख सकते हैं। Q की जगह 9 को रख सकते हैं। अगर सपोज करो ऑप्शन नंबर यहां पर दे रखा होता 4 और यहां पर दे रखा होता 3, तो फिर हाईएस्ट आंसर ये हो जाता। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग Q की जगह हाईएस्ट वैल्यू 9 रखी जा सकती है, यानी कि मैं ऐसे लग सकता हूं, 5 5 0 9 3 0 7 और 2 9 8। तो देखो 9 और 7 16, 16 8 24, हासिल का 2 गया, 9 और 2 11, 6 3 9 2 11, यानी कि Q की जगह 9 रखा जा सकता है ना। Q की जगह क्या रखा जा सकता है, 9 को रखा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0 और 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या है। तो मैंने आपको बताया था कि 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15। 1 से 50 के बीच में, उसने कंफ्यूज करने के लिए यहाँ 0 लिख दिया। अब 0 और 1 तो वैसे ही अभाज्य संख्याओं में आते ही नहीं है, अभाज्य संख्याएं तो 2 से स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना यार, हमने तो 1 से 50 लिखा है, इसने तो 0 और 50 के बीच बोल दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 से 50 के बीच में भी अभाज्य संख्याएं कितनी होगी, 15 ही होंगी। तो इसका आंसर डायरेक्ट आ गया 15। तो आपको स्टेटमेंट याद करने का फायदा हुआ
1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं 9 होती हैं, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं, 1 से 75 तक अभाज्य संख्याएं 21 होती हैं, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं। तो ये 4 स्टेटमेंट याद करे हुए थे और हमारे काम में आ गए। उसने पूछा 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच, तो 0 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15 होती हैं। कितनी होती हैं? 15। नेक्स्ट देखिए, 70 और 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अब बच्चे कहेंगे यार ये तो हमने याद ही नहीं किया, हमने तो 1 से 75, 1 से 25, 1 से 50, 1 से 75 और 1 से 100 तक पढ़ी हैं। अब या तो बच्चे क्या करेंगे, निकालने बैठ जाएंगे और टाइम वेस्ट करेंगे अपना वहां पर एग्जाम के अंदर। भाई टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? आपको पता है कि 1 से 75 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 21। और 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 25। ये स्टेटमेंट आपको याद है, ये स्टेटमेंट आपको याद है। यानी कि ये आपको बता रहा है कि अगर हम गौर करें तो 1 से 75 तक 21 हैं और 1 से 100 तक 25 हैं। तो यानी कि 76 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 76 और 100 के बीच में है 4 अभाज्य संख्याएं। भाई इसको अगर गौर से देखो तो यही मालूम पड़ रहा है ना कि भाई 75 के बाद कितनी अभाज्य संख्याएं बढ़ी? 75 के बाद 4 अभाज्य संख्याएं तो बढ़ी हैं। भाई 1 से 75 तक 21 है और 1 से 100 तक 25 है। तो 76 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 4 अभाज्य संख्याएं हैं। अब आपको केवल 71 और 75 के बीच में तो ढूंढनी है, क्योंकि 76 से 100 के बीच में तो 4 हैं। अब 71 से 75 के बीच में कितनी है? 71 से 75 के बीच में एक तो 71 है और एक 73 है, यानी कि दो संख्याएं ही तो हैं जो अभाज्य हैं, एक 71 और एक 73। एक 71 और एक 73, ये जो दो संख्याएं हैं यही तो अभाज्य हैं। तो यानी कि 70 से 100 के बीच में 6 अभाज्य संख्याएं हैं। 70 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 6 अभाज्य संख्याएं हैं। देखो वो स्टेटमेंट फिर काम में आ गया। आपको याद था 1 से 75 के बीच में 21 है, 1 से 100 के बीच में 25 है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 76 और 100 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं हैं। और आपसे पूछिए 70 से 100 के बीच, तो आप क्या करो, 70 से 75 तक ढूंढ लो कि भाई 70, 71, 72, 73, 74, 75। 70 भाज्य है, 72 भाज्य है, 74 भाज्य है, 75 भाज्य है, तो 71 और 73 ही तो नहीं है, तो दो और मिल गई। तो 2 और 4 कितनी हो गई? 6। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 6। नेक्स्ट देखो, 3 एक मिनट बच्चों, एक मिनट, कुछ साइन मिस है। हाँ, 3+2√5 क्या है? एक परिमेय संख्या, एक जटिल संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक प्राकृतिक संख्या। अब देखो, आप खुद देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, √5। और √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान निश्चित नहीं है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। √5 देखते ही डायरेक्ट आंसर आ गया कि एक अपरिमेय संख्या है। आपको ज्यादा सॉल्व कर देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि √5 का मान ही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। तो देखो पाई तो हो नहीं सकती, क्योंकि इसका मान निश्चित नहीं है। यहां पर √2 आ गया, तो ये भी नहीं हो सकती। अब बची ये दो। अब इसमें देखो 371, 371 अंकों, दशमलव के बाद के अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन इसमें नहीं हो रही है। इसमें ये 0, फिर 1001 है ना, फिर 100, 100 के बाद 1000 आ रहा है। तो या तो 100 आ रहा है फिर 1000 आ रहा है, तो निश्चित नहीं अंकों की पुनरावृत्ति जो हो रही है वो नहीं हो पा रही है। लेकिन यहाँ पर 371, 371 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये एक परिमेय संख्या है। वहां पे फटाफट से अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आंसर आपके फटाफट निकल जाएंगे।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है। बिल्कुल ये कथन तो सही है, क्योंकि मैंने कहा p और q पूर्णांक ही तो होते हैं। जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, और p और q क्या होते हैं? एक पूर्णांक होते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, ये कथन तो सही है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, बिल्कुल ये कथन भी सही है। प्राकृतिक सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याओं में शामिल है। 1 2 3 4 0 के बाद आने वाली संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, बिल्कुल कथन सही है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, बिल्कुल ये कथन भी सही है, क्योंकि 1 2 3 4 5 है ना, वास्तविक संख्याओं में तो सबको शामिल कर लेते हैं हम, ये कथन भी सही है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, ये कथन गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में तो √2 भी आता है, √3 भी आता है, √5 भी आता है, पाई भी आता है। तो क्या ये परिमेय संख्याएं हैं क्या? ये परिमेय संख्या नहीं है। और सेंटेंस क्या कह रहा है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। तो ये कथन जो है सही नहीं है, ये कथन गलत है। ये कथन क्या है? गलत है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको संख्याओं के प्रकार के आधार पर किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ये मैंने आपको समझाने का क्या किया है? प्रयत्न किया है। यदि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाऊं। मैं बस हर चीज़ को आप लोगों को डीप में पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वक्त बहुत कीमती है, और एक बार पढ़ो तो ढंग का पढ़ो, अच्छी तरह पढ़ो, और एक बार में ही आप चीज़ों को समझने लग जाओ। इसलिए मैं आपको पहले विस्तार से समझाता हूँ, फिर उसके बाद आपको उससे संबंधित प्रश्न कराता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले। और यदि क्लासेस पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।